हेलो गाइज, माय नेम इज सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। और एपिसोड 5 है ये मेरी जो ट्रिक वाली सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 5। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइस और क्यूब। डाइस तो फिर भी आपने पढ़ा होगा बट आपने क्यूब नहीं पढ़ा होगा। क्यूब की जब तक आप ट्रिक नहीं देखो तब तक वीडियो छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है ना। अगर आपको गाइज मेरे से बात करनी है, कोई दिक्कत आ रही है आरआरबी की प्रिपरेशन में नॉन टेक को लेकर, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग रहा है। सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, ये मेरी ईमेल आईडी है saurav.sharma.faculty@textbook.com। और ये मेरा कूपन कोड है सौरभ। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो SAURAV कूपन कोड का यूज करें। कैसे परचेज है वीडियो के लास्ट में ये भी बताया जाएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले डाइस की बात करेंगे। और जब तक क्यूब की ट्रिक बहुत जरूरी होती है, आपने कभी नहीं देखी होंगी इतनी शानदार ट्रिक गाइस, है ना। तो क्यूब की ट्रिक सबसे पहले डाइस की ट्रिक से हम शुरू करते हैं। डाइस में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है जब एक एलिमेंट कॉमन हो। क्या है सर इसका मतलब, ये समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे हमें कैसे पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि 4 के अपोजिट बता दो। क्या है, हमें ये बता दो कि 4 के अपोजिट क्या होगा गाइस, है ना। आपको एक ही डाइस की अलग अलग वो दे रखी है, सिचुएशंस दे रखी है, हमें बताना है कि ये एक ही डाइस है, ठीक है। तो इसमें 4 के अपोजिट क्या होगा, तो हमें ना दो ऐसे डाइस ढूंढ लो जिनमें एक चीज कॉमन हो गाइस। अगर ये वाला डाइस और ये वाला डाइस देखो तो क्या है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, तो एक एलिमेंट कॉमन है। कोई भी ऐसे दो फिगर उठा लो जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो, तो इस वाले डाइस और इस वाले डाइस को अगर देखा जाए तो एक ही चीज कॉमन है, वो है एक। जो कॉमन चीज है उसको लिख लो, जैसे मैंने लिख दिया एक, मैंने क्या लिख दिया एक। अब या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दो एक, एक के बाद छह, छह के बाद चार। क्या करना है, एक को लिखो, एक के बाद छह, छह के बाद चार। कॉमन के नीचे कॉमन, यहां भी एक है ना, एक के बाद क्या है दो, दो के बाद तीन गाइस, है ना। तो क्या पूछ रहा है, चार के अपोजिट, तो चार के अपोजिट हो जाएगा तीन। छह के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो। अच्छा सर एक के अपोजिट क्या होगा, तो कॉमन के अपोजिट वो होता है जो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, एक के अपोजिट हो जाएगा पांच, नहीं दिख रहा तो एक के अपोजिट हो जाएगा पांच। पर उसने हमें चार का पूछा है तो चार का अपोजिट हो जाएगा तीन। तो ये ट्रिक आपकी शानदार सी ट्रिक है, कोई टफ ट्रिक नहीं है, इजीली आपका हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे इसमें बताना है कि दो के अपोजिट बता दो, तो आपको क्या करना है, दो ऐसे डाइस ढूंढो जिनमें केवल एक चीज कॉमन है। तो आप कहोगे सर यहां पर भी दो है और यहां पर भी दो है और कुछ तो कॉमन नहीं है। इन दोनों डाइसों को, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल दो ऐसे फिगर उठा लेने हैं जिनमें कोई एक चीज कॉमन है। इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, इसमें दो है, इसमें भी दो है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। यहां पर एक छह, यहां पर चार पांच है, तो हमें दो के ही अपोजिट बताना है। तो कॉमन के अपोजिट वो होता है जो नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है, एक दो तीन, तीन नहीं दिख रहा, तो दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन। याद रखें हमेशा कॉमन के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा है। अगर पूरा सोल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या लिखोगे, दो, दो के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, दो, दो के बाद चार, चार के बाद पांच, दो के नीचे क्या लिखोगे, दो, दो के बाद क्या आएगा छह, छह के बाद क्या आएगा एक। तो हमें पता चल गया पांच के अपोजिट एक होगा, चार के अपोजिट छह होगा और दो के अपोजिट तीन होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया कि दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, फिर अगले टाइप पर चलते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि दो के अपोजिट बता दीजिए कि दो के अपोजिट क्या रहने वाला है। तो इन दोनों डाइसों को देखेंगे तो क्या कॉमन है, चार, यहां भी क्या है चार, और कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं सर, यहां भी चार, यहां भी चार, और तो कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों फिगर में। तो कॉमन के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, इन दोनों को डाइसों को देखेंगे तो सर दो नहीं दिख रहा, मतलब दो के अपोजिट कौन हो गया, चार हो गया। दो के अपोजिट क्या हो गया, चार हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। ये तब हमने करा जब एक एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। अगले टाइप पर चलते हैं, जब दो एलिमेंट कॉमन हो तब क्या करेंगे सर। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ना क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं। जैसे आप इस वाले फिगर को, इस क्वेश्चन को मत देखना अभी के लिए, अभी क्वेश्चन मत देखो, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं जब दो एलिमेंट कॉमन होते हैं। मान लो ये वाला फिगर है और ये वाला फिगर है गाइस, है ना, ये वाला फिगर है और ये वाला फिगर है। अगर हम इन दोनों को देखें तो इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में आप इन दोनों को देखिए गाइस एक बार, इस वाले को और इस वाले को देखो, तो यहाँ पे छह और चार है, यहाँ पे छह और चार है, ठीक है। मान लो एक सिचुएशन समझना, मान लो आपको पेपर में ये दोनों डाइस दिए, बस दो ही दिए, तीसरे को इमेजिन मत करो, और आपको ये दिख रहा है कि यार यहाँ भी छह चार है और यहाँ भी छह छह चार है, और आपसे पूछ लिया जाए कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो आप ही बोलोगे कि सर एक के अपोजिट क्या होगा, दो। देखो जब दो एलिमेंट कॉमन हो, जब कभी भी दो एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो, जब कभी भी दो एलिमेंट कॉमन हो,
तो जो कॉमन है उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। क्या कह रहा हूं मैं, जब दो एलिमेंट कॉमन है तो जो कॉमन है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें नहीं पता 6 के अपोजिट कौन होगा, 4 के अपोजिट कौन होगा, पर जो बचे हुए लोग हैं वो आपस में अपोजिट होंगे, इतनी गारंटी है। जैसे हमें पता है 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जब दो एलिमेंट कॉमन हो। हालांकि इसमें क्या पूछा है, 6 के अपोजिट। तो इसको अगर करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, 6 के अपोजिट बताना है तो इस वाले डाइस और इस वाले डाइस में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है ना। इस वाले में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है 6, तो कॉमन के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, 5, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। कॉमन के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, 5, तो इसका उत्तर 5 आ जाएगा। ठीक है ना। हालांकि जो क्वेश्चन मैं करवाना चाहता था वो ये है, जैसे पेपर में ये क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से देखो। इसने कहा कि भैया 11 के अपोजिट बताओ, 11 के। अब तुमने कहा यार ये रहा 11, पर तुम देखो यहाँ पे 12 और 13 है और यहाँ भी 12 13। अब एक एलिमेंट तो कॉमन नहीं है। इस वाली फिगर में कितने एलिमेंट कॉमन, 2। तो यहाँ पे वो ट्रिक लगी नहीं पाएगी ना भाई। एक एलिमेंट कॉमन वाली ट्रिक तो तब लगती है जब एक एलिमेंट कॉमन हो, कि भैया कॉमन के नीचे कॉमन लिख लो। अब यहाँ पे 12 13, यहाँ भी 12 13, तो जब दो एलिमेंट कॉमन होते हैं तो हम जो कॉमन है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमें नहीं पता 12 के अपोजिट कौन है, 13 के अपोजिट कौन है, पर हाँ जो बचे हुए चीजें हैं वो आपस में अपोजिट होंगे। मतलब हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि 11 के जो अपोजिट है वो क्या होगा, 15 होगा। इतना 100% श्योर है हम, इतना 100% श्योर है कि जो 11 है उसके अपोजिट क्या रहने वाला है, 15 रहने वाला है। तो ये जो ट्रिक है ये है दो एलिमेंट कॉमन। ठीक है ना। तो जब दो एलिमेंट कॉमन हो तो हम केवल इनके बारे में कुछ कह सकते हैं और किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमें अगर ये पूछ ले सर 13 का अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डेटा इनसफिशिएंट। हमें नहीं पता भैया। 12 का अपोजिट डेटा इनसफिशिएंट, पर हाँ इतना कंफर्म है 11 का अपोजिट क्या होगा, 15 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्यूब की। अभी तक हमने डाइस की बात करी, अब हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब क्या होता है, ये होता है बेटा क्यूब। आप जो देख रहे हैं ये क्यूब है प्यारे बच्चों। क्यूब पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं सिंपली। वो आपसे ये पूछेगा कि ये बता दो ऐसे कितने फेस हैं जिनका, इस क्यूब में ऐसे कितने फेस हैं जिन पर कोई पेंट नहीं हो रहा है, नो फेस पेंटेड। ये आएगा n-2 की पावर क्यूब। देखो बेटा ये क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब है ना, ये देख पा रहे हो। ये देखो इसके अंदर भी समझो, ये मत समझो कुछ तो बाहर बाहर होते हैं क्यूब, इसको काटा जाता है ना, ठीक है, तो छोटे छोटे डब्बे बन जाते हैं, कुछ डब्बे इसके अंदर होंगे। ठीक है ना। आपको डायरेक्ट रटना है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगर कभी भी ये पूछ ले जाए नो फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब हैं, तो आप कहोगे n-2 की पावर क्यूब। आपसे पूछा जाए एक फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब है, तो आप कहोगे 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। आपसे पूछा जाए टू फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब है, आप कहोगे 12 इंटू n-2। आपसे पूछा जाए 3 फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब है, तो कहोगे आप 8। ये फिक्स होता है, 3 फेस पेंटेड वाले जो क्यूब होते हैं वो 8 होता है। पेपर में कैसा आएगा सर वो बताओ। सर ये n क्या है, क्वेश्चन क्या है, सर ये n क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं n क्या है। जैसे क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है कि भैया एक क्यूब है जिसको रेड पेंट कर दिया सभी फेस पर, है ना, एक घन की सभी सतहों को लाल रंगा गया है, इसे 125 समान घनों में काटा जाता है बेटा। ठीक है, एक बड़ा क्यूब है, उसकी सभी सतह को लाल पोत दिया और उसको 125 भागों में काटा गया है। तो और हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जो 3 फेस पर पेंटेड है, 3 फेस जिनके पेंटेड है, जिनके 3 सतहें क्या है, रंगी हुई है। तो हमें ना n निकालना होता है बेटा, n निकालना होता है। तो n क्या होता है, जब कभी भी ऐसा टाइप आए, जब कभी भी ऐसा टाइप आए प्यारे प्यारे गुलू मुलू कि भाई 125 समान भागों में, वो हमेशा आपको ऐसी टर्म देगा जो जिसका क्यूब रूट निकाला जा सके। जैसे 125 का अगर क्यूब रूट घनमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 5। तो n की वैल्यू यही होती है, n की वैल्यू क्या होती है, क्यूब रूट। जितने हिस्सों में, या तो बोलेगा 8 हिस्सों में बांटा गया है, बड़े क्यूब को 8 हिस्सों में काटा गया है, या बोलेगा 27 हिस्सों में काटा है, या 125 हिस्सों में काटा है, 512 हिस्सों में काटा है। तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ कितने पार्टों में बांटा है। n की वैल्यू 5 आ गई। तो वो कह रहा है 3 फेस, 3 फेस में तो हमें n की जरूरत ही नहीं होती, हमारा उत्तर होता 8। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ये कह रहा है ना, नंबर ऑफ क्यूब विद 3 फेस पेंटेड इज 8 ऑलवेज। 8, वो फर्क ही नहीं पड़ता n की वैल्यू क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है जी एक क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल द सरफेसेस विद ऑरेंज कलर एंड इज डिवाइडेड इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स, 27 पार्टों में डिवाइड किया। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 27। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। n की वैल्यू 3। क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ये बताओ ऐसे कितने घन है जिनका एक फलक रंगा हुआ है, ऐसे कितने क्यूब है जिनका एक फेस पेंटेड है।
तो एक फेस पेंटेड का फॉर्मूला, वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा लो 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर, ये है वन फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला। प्यारे प्यारे गोलू मोलू, एन की वैल्यू क्या है 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 2 घटाए 1, तो 6 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 6, तो उत्तर आ गया 6। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता 3 फेस पेंटेड तो 8, और कुछ पूछ लेता, एन की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, तो वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला एन माइनस टू की पावर क्यूब 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। तो इस तरीके से इन फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्यूब पर बेस्ड। एक फेस पेंटेड का फॉर्मूला पता है, टू फेस पेंटेड का पता है, थ्री फेस पेंटेड का पता है, और नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, बस एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू होती है क्यूब रूट और जितने पार्टों में डिवाइड करा है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है जो नहीं होती है, ठीक है ना, कई बार ना वो डायरेक्ट नहीं बताता कि इतने पार्टों में डिवाइड करा है। कई बार वो ऐसे कहता है कि बड़ी एक भुजा है, बड़ी भुजा है प्यारे बच्चों, वो 125 सेंटीमीटर की है। क्या कह रहा हूं? बड़ी भुजा है, एक बड़ा क्यूब है जिसकी भुजा 125 सेंटीमीटर की है, और उसको छोटे छोटे क्यूबों में बांटा गया है, और हर छोटे क्यूब की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो कई बार वो ऐसे देगा, तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बड़े वाले क्यूब की साइड डिवाइड बाय छोटे, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 25। समझ में आया? मान लो उसने बोल दिया कि एक बड़ा क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है प्यारे बच्चों, जैसे इसी क्वेश्चन में करते हैं। मान लो मैंने कह दिया कि बड़ा क्यूब है, जिसमें बड़ा जो क्यूब है उसकी साइड है 16, और उसको 8-8 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूबों में बांटा गया है। मैंने क्या बोला? बड़ा क्यूब है, उसकी साइड 16 सेंटीमीटर है, उसको काटा गया है छोटे क्यूब में जिसकी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 बटे में 8, 2। और एन की वैल्यू जैसे ही निकल गई तो नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला पता है, वन फेस पेंटेड का, टू फेस। फेस क्या है? फेस ये है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको पता है बड़ा क्यूब होता है उसको रंगा जाता है, तो वन फेस पेंटेड पूछेगा, टू फेस पेंटेड, थ्री फेस पेंटेड और नो फेस पेंटेड। दो तरीके से एन की वैल्यू निकलती है। अगर उसने ये बताया कि बड़े वाले क्यूब को 27 पार्टों में बांटा गया तो क्यूब रूट ऑफ 27, 125 पार्टों में डिवाइड किया तो 125 का क्यूब रूट। या फिर वो ऐसे दे सकता है कि एक बड़ा क्यूब है उसकी साइड दे देगा और उसको छोटे छोटे क्यूबों में बांटा गया जिसकी साइड आपको दे देगा, तो बड़े जो क्यूब है उसकी साइड डिवाइड बाय जो छोटे छोटे क्यूब है उनकी साइड से डिवाइड कर दोगे तो एन की वैल्यू निकल जाती है। लास्ट टाइप करते हैं, वो होता है शीट फोल्डिंग का, शीट को फोल्ड करने का, है ना। कौन सा क्यूब बनाया जाता है? कह रहा है कि इस शीट को फोल्ड करके कौन से क्यूब को बनाया जाता है। तो सिंपल सी ट्रिक है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, मतलब इसके अपोजिट कौन होगा? ये। एक छोड़कर एक, इसके अपोजिट कौन होगा? ये। एक छोड़ दो सीधी लाइन में, इसके अपोजिट ही होगा। तो हमें पता है गौरव के अपोजिट कौन होगा? गौरव के अपोजिट होगा जी बिट्टू। आगे चलिए, ओमकार के अपोजिट कौन? विक्रम। ओमकार के अपोजिट कौन होगा? विक्रम। ओमकार के अपोजिट विक्रम, और जो बचे हुए हैं वो आपस में। तो राम के अपोजिट कौन हो जाएगा? प्रदीप। राम के अपोजिट कौन हो जाएगा? प्रदीप। चलिए, तो ये कह रहा है कौन सा घन सही है। तो बेटा अगर राम के अपोजिट प्रदीप है तो राम के ऊपर है तो प्रदीप नीचे जाना चाहिए था, साइड में क्या कर रहा है, ठीक है ना। अगर ओमकार के अपोजिट विक्रम है, ओमकार के अपोजिट विक्रम है और गौरव के अपोजिट बिट्टू है, अगर गौरव के अपोजिट बिट्टू है तो अगर गौरव यहां पे तो बिट्टू यहां क्या कर रहा है, ठीक है ना। ओमकार के अपोजिट विक्रम है, अगर विक्रम यहां पे तो ओमकार यहां कर रहा है, तो सी वाला करेक्ट है। सी वाला जो डाइस है वो बनाया जा सकता है इस वाली शीट को फोल्ड करके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, तो आपको सिंपल सी ट्रिक पता है, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, तो इसके अपोजिट होगा ये, इसके अपोजिट होगा ये, और इसके अपोजिट होगा ये। एक छोड़कर एक, इसके अपोजिट होगा ये, इसके अपोजिट होगा ये, और इसके अपोजिट, एक छोड़कर एक ये अपोजिट होगा, ठीक है ना। सिंपल ट्रिक है, एक छोड़कर एक अपोजिट होते हैं। तो ये कह रहा है कौन से क्यूब को कैन नॉट बी, किसको नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेड। प्यारे बच्चों, तो अगर सर्कल दिख रहा है तो मुझे ये वाला नहीं दिखना चाहिए। देखो सर्कल भी दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है, देखो टुशुम, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। अब देखो काजू कतली दिख रही है तो ये वाली नहीं दिखना चाहिए, ट्रायंगल दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, तो ये बन सकता है, ठीक है। ये वाला नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, है ना, पहला वाला ही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि ये भी दिख रहा है हमें, और ये सर्कल भी दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है, ये तो आपस में अपोजिट है ना। अगर सर्कल मुझे दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए ए जो है उसको नहीं बनाया जा सकता।
चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। एक छोड़कर एक होता है, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, एक छोड़कर एक, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और एफ ई के अपोजिट है। तो कह रहा है कैन नॉट बी मेड, किसको नहीं बनाया जा सकता। तो वो एफ दिख रहा है तो मुझे ई नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बी दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए, बी के साथ डी दिख रहा है तो ये वाला सी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बी के अपोजिट एक छोड़कर एक, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और ये आपस में अपोजिट, एफ ई के अपोजिट होगा, ठीक है ना। एफ के अपोजिट ई हो जाएगा, ए के अपोजिट सी हो जाएगा, एंड बी के अपोजिट डी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी गाइस। चलिए, तो कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि ये वाली सीरीज प्यारे बच्चों मैं कंटिन्यू रख सकूं। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। अगर आप पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी लगवाया होगा, है ना, लिंक लगवा रखा होगा गाइस। आप कैसे परचेज कर सकते हैं? टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर गए आप, ठीक है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर गए, सुपर कोचिंग पर क्लिक करा, ठीक है, एजे एग्जाम्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगवा रखा है डायरेक्ट। जो भी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम हमने लॉन्च कर रखा है, जीएसपी, आप कूपन याद रखें बस, सौरभ, सौरभ कूपन कोड आप लगाइएगा, SAURAV, ठीक है। कौन सा कूपन लगाएंगे आप? सौरभ कूपन कोड लगाएंगे, सौरभ कूपन कोड लगाएंगे, SAURAV, SAURAV, सौरभ कूपन कोड अप्लाई कर आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।